इनकी टीम करीब 10 स्टेट्स में जाके आई है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस था जो हिमाचल की हिस्ट्री में पहले नहीं था कभी भी। पहले हमने मानव भारती का केस किया था, उसमें तो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका था। इसमें था कि कुछ पता नहीं था। और मेरे दाहिने तरफ श्री सत्येंद्र पाल सिंह है, एडीजी सीआईडी, क्योंकि ये केस सीआईडी में भी दर्ज हुआ था और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में सीआईडी के केस के तहत ही काम किया था, तो वो भी मेरे साथ है। और एसपी शिमला मोनिका भी साथ है और साथ ही हमारी टेक्निकल टीम है। तो सबसे पहले हमारे साथ सारे एसपीज भी जुड़े हुए हैं, एसआईटी के बाकी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि इन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया और कितनी इनको मुशक्कत लगी। तो मैं श्री मधुसूदन को बोलता हूँ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको प्रेजेंटेशन दें तो आपको पता लगेगा कि कितना इसका नेटवर्क था। मैं साथ ही साथ मधुसूदन जी को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि ये जो इंटरस्टेट पेपर लीक के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किंग पिन्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी इन्होंने इतनी गिरफ्तारी की और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता लगा कि पूर्व में भी पहले भी इन्होंने बहुत पेपर्स लीकेज में काम किया था। जब ये अनफोल्ड हुआ तो मैंने भी भारत सरकार को लिखा है और बहुत सीबीआई, आईबी, बाकी स्टेट्स के डीजीज को लिखा कि एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट के बाद राजस्थान पुलिस की भी रिक्रूटमेंट थी। उसका पेपर टीसीएस जो नंबर 1 टेक्निकल कंपनी है इंडिया में, उसने बनाया था, वो भी लीक हुआ। उसमें 20,000 कैंडिडेट्स थे, उनका भी अब री एग्जामिनेशन 3 तारीख को है। साथ ही साथ राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए कि राजस्थान सरकार ने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें एक हाई कोर्ट जज है और मिस्टर एमएल कुमावत, पहले डीजी बीएसएफ रह चुके और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ओवर टू यू। नमस्कार। जैसे कि डीजी साहब ने बताया अभी कि ये केस अपने आप में एक यूनिक केस था। आप सबको विदित है कि जैसे ही पुलिस को पता चला कि पेपर जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ है, उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद कांगड़ा जिला में थाना गग्गल में एक केस दर्ज हुआ। एक केस सोलन में पहले से ही दर्ज था और एक केस सीआईडी में इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये पूरी स्टेट में ऐसे कैंडिडेट पाए जा रहे थे जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर को पढ़ा था एग्जाम से पहले ही और उसमें अटेम्प्ट की थी। तो जब डीजी साहब ने एसआईटी बनाई थी उस टाइम इन्होंने यही निर्देश दिया था कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने कार्रवाई करनी है। आपने भी पेपर्स में उस दौरान इसको फॉलोअप करते रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा भी है। लेकिन हमारी जब एसआईटी पहली बार बैठी है, पहली जो हमारी आपस में विचार विमर्श हुआ है उसमें हमने 4-5 पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को निश्चित बना लिया था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। किसी भी सूरत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करेंगे तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। और एक बात हमने ये भी निश्चित की थी कि एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, हेयरसे, सरमाइजेस और कंजेक्चर्स, किसी भी तरह के अनुमान, कोई तुक्का है, कोई कुछ बोलता है, उसके ऊपर उसको सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा हम किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी टीम्स जो बनाई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत जोर लगाया। अलग अलग स्टेट्स में गए, राज्यों में गए, वहाँ की राज्य पुलिस के साथ डीजी साहब ने भी जितने पुलिस प्रमुख थे उनसे बात की, उनसे हमें कोऑपरेशन मिली है। हमारी टीम्स ने बहुत जोर लगाया है और
इस समय आपको मालूम है कि गर्मियों के भी दिन थे, तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है और बाहर की स्टेट्स के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क था। इन सब जितनी भी मुश्किलें थी, इसके बावजूद हमारी टीम्स ने बहुत बेहतर काम किया है। इतने कम समय में इतने सारे एक्यूज्ड पकड़े हैं, अभी कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको एक सलाह भी दूंगा कि बेहतर है कि वो अपने आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो चाहे वो जिस मर्जी राज्य में है, हम उनको पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। प्रेजेंट शेयर कर दो। आप अगर अपना ध्यान बड़े स्क्रीन पे डालेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट पुलिस ने जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिटन एग्ज़ाम था, इसको करना आगे, इसको पीछे, उसकी लीकेज का जब पता चला तो इसमें 3 केस दर्ज हुए थे और पुलिस महानिदेशालय के आदेशानुसार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मुझे इंचार्ज बनाया गया था। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में प्रथम सशस्त्र वाहिनी, भारतीय सशस्त्र वाहिनी बनगढ़ के जो कमांडेंट हैं वो विमुक्त रंजन, वो इनके एक मेंबर थे, सदस्य थे। एसपी कांगड़ा वीरेंद्र कालिया जी, एसपी सीआईडी, और सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे वो इसके सदस्य थे। देखिए, आपने अभी देखा कि एक गग्गल में केस था, फिर सीआईडी में किया। ये इसलिए किया कि गग्गल में जितने एक्यूज थे हमको गग्गल में लाने पड़ते और गग्गल की कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता। सीआईडी का जुरिस्डिक्शन पैन स्टेट है, इसलिए किया गया। जब हमको पता लगा कि ये एक जगह नहीं बल्कि पूरे स्टेट में और स्टेट से बाहर भी है, इसीलिए हमने सीआईडी में किया और ये एज पर रूल्स और एज पर पुलिस जो एक्ट है उसी के हिसाब से किया। तो तकरीबन 80,000 कैंडिडेट्स, 1,80,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें 75,000 के करीब जो थे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था और रिटर्न के लिए बैठना था। तो जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, जैसे आपको मालूम है, कांगड़ा की टीम ने, उनको शक हुआ और उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को जब पूछताछ की तो उससे शक जो है वो और गहरा गया और फिर जब शक पुख्ता हो गया तो एक एफआईआर लॉन्च की गई। इसमें जैसे पहले बताया जा चुका है, एसआईटी का गठन किया गया था। इसकी बैकग्राउंड यही है कि कैंडिडेट्स को जब ग्रिल किया गया तो उन्होंने कन्फेस कर लिया कि उन्होंने चंडीगढ़, पंचकुला और अलग अलग जगह पे जाके एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ा था और उसके आंसर भी पढ़े थे और उसके बेसिस पे उन्होंने अगले दिन अटेम्प्ट किया है। जैसे ही केस दर्ज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है एसआईटी द्वारा, तो अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन, कोर इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉक्यूमेंटेशन टीम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, केस को कोर्ट में ले जाना होता है, रीडिंग टीम्स बनाई गई। आज के युग में साइबर का बहुत काम है, तो साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया गया। इंटेरोगेशन टीम बनाई गई, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन भी इन्वॉल्व था, तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। और सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी को अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोऑप मेंबर कोऑप्ट किया गया। अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में 171 दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कांगड़ा में 91, 91, मंडी में 23, 23, सोलन में 20, 20, कुल्लू और बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 15, चंबा में 3 और सिरमौर में 5 दोषी गणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ब्रेकअप डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि हमने कैंडिडेट कितने गिरफ्तार किए। इसमें से 116 कैंडिडेट, 9 पेरेंट्स, कैंडिडेट्स के गार्डियंस, एजेंट्स तो 6, वो टोटल 46, इनमें से 21 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 25 बाहर के रहने वाले हैं। जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनमें से जुडिशियल कस्टडी में अभी तक 47 हैं, 47 अभी तक भी जुडिशियल रिमांड पे हैं और 2 बेल आउट हो चुके हैं।
एक अभी भी पुलिस कस्टडी में ऊना जिला में चला हुआ है, और बाकी जो है वो जो हमारी सीआरपीसी है उसके अंतर्गत 121 को 41 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है। ये एक्यूज की डिटेल है। इसमें सबसे पहले एजेंट्स के बारे में एजेंट्स की डिटेल दी गई है। नहीं, एक मिनट पीछे जा। इसमें जो की है वो बताओ, जो की है ना, जो मतलब बड़े हैं जो वो। हाँ, जो काफ़ी बड़े हैं, जिनका काफ़ी बड़ा रोल है। हिमाचल का जैसे एक विपिन कुमार है, अशोक कुमार है, ये पहले भी इन केसों में इन्वॉल्व रहे हैं। इस तरह की इनका जो पास्ट है वो भी बहुत क्लीन नहीं रहा है। एक अगर आप इसी स्लाइड में सबसे नीचे देखें, नरेंद्र कुमार, ये जो है उत्तराखंड का रहने वाला है। इसका बहुत बड़ा रोल है। ये चंडीगढ़ में आया था और इसके पास से हमने कैंडिडेट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी रिकवर किए हैं। जब रेड किया दिल्ली से इसको उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो इसके पास से ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी रिकवर किए गए हैं। ये गैंग्स के साथ मिला हुआ, इनकी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये गैंग्स जो है इंटरकनेक्टेड रहती हैं। इसमें जो की है वो बताते रहना, ठीक है। एक बलविंदर है, ये भी हिमाचल का, ये भी की है। फिर ये शिव बहादुर है, इसके बारे में आपने काफ़ी अपने पेपर्स में लिखा है, और ये काफ़ी पेपर लीक्स में जो है वो इन्वॉल्व रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में, और कई जगह गिरफ्तार हो चुका है। इसको हमने यूपी एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया था वाराणसी से। ये बहुत बड़ा किंग पिन है। इसने दर्जनों पेपर लीक में ये इन्वॉल्व है और जेल में भी रहा, बाहर छूटता है फिर यही काम करता है। एक सोमवीर मीना है, ये दिल्ली का रहने वाला है। ये भी काफ़ी पेपर लीक में शामिल रहा है, और इसके पास से एक नेविगेशन चिप भी रिकवर की गई है। नेविगेशन चिप क्या बताएं? नेविगेशन चिप जैसे कि हमारे आपको मालूम होगा कि मैप्स के लिए काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, तो उसी तरह एक चिप है, उसको ये डाल के उसके थ्रू नेविगेट करते हैं अपने आप को। इसमें से और बड़े एक अखिलेश यादव है, ये गाजीपुर यूपी का। ये भी शिव बहादुर सिंह के साथ ही मिलकर काम करता है। इनका काम ही धंधा ही है कि ये हर पेपर को लीक करने में पूरा अपना प्रयास करते रहते हैं हमेशा ही। इनको ये मालूम है कि हर रविवार को कहीं ना कहीं पेपर होता है, तो इनका यही कोशिश रहती है कि बुधवार वीरवार तक किसी न किसी तरीके से इनके हाथ में पेपर लग जाए, ताकि शुक्र और शनिवार की रात को या शनि और संडे की रात को ये कैंडिडेट्स को बुला के उनको पेपर पढ़ा सकें। एक राजीव है, ये राजीव यादव, ये पटना का रहने वाला है, और ये पेशे से इंजीनियर है। ये रेलवेज में सेक्शन इंजीनियर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग और किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। एक शिवशंकर प्रसाद है, इसका नाम शिबो पटेल इसको बोलते हैं। ये भी कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ाने आया था, ये भी इसी गैंग का एक पार्ट है। रंजीत कुमार है, ये भी बिहार का रहने वाला है। ये अभी हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन जो इंटेरोगेशन है उसके हिसाब से ये पता चला कि ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी लिखता रहा है। धनंजय जसवार है, ये भी मेन बिहार का रहने वाला है। ये पीछे जाओ, ये तो कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स हैं। इन्होंने लालच में आके और गलत तरीके अपना के पेपर को अलग अलग जगह जाके पढ़ा, और अगले दिन क्योंकि इनको क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए गए थे, तो अगले दिन जाके इन्होंने एग्ज़ाम में वही आंसर जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। ये सभी कैंडिडेट्स हैं। अब ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो दोषी हैं, जो नंबर 1 पे मनोज कुमार है। ये मंडी में अपने ट्रक्स का काम भी करता है, ट्रांसपोर्टर भी है। और इस व्यक्ति ने, आपको याद होगा 2006 में पीएमटी का स्कैम भी हुआ था, पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था, उसमें भी ये एक दोषी है। ये बल ट्रक यूनियन का प्रधान भी है या एक्स प्रधान है? एक्स प्रधान ये रह चुका है। और एक इसने बल 11 क्रिकेट टीम भी बनाई हुई है। अब ये समुद्रगुप्त चौधरी जो है, इसको बिहार से लाया गया था गिरफ्तार करके। अमन है, सुबोध कुमार है, ये प्रिंटिंग प्रेस से, सुबोध कुमार जो ये प्रिंटिंग प्रेस से लाइसेंस करता है।
उनके साथ गठजोड़ करता है। और ये जो समुद्रगुप्त है, अमन है, ये इसी गैंग का पार्ट है। ये भी काफ़ी पेपर लीक में शामिल रहते हैं। अरविंद कुमार है, गोरेलाल यादव है, ये गोरेलाल यादव भी प्रिंटिंग प्रेस के साथ संपर्क करता रहता है। सुधीर यादव प्रिंटिंग प्रेस में ही काम करता है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपा था उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। इसी तरह गौतम कुमार है, ये भी इसी गैंग का एक हिस्सा है। अब ये मंडी जिला के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद पेपर को और आंसर्स को पढ़ा है, ये सोलन जिले के एजेंट्स हैं। इसमें एक ये रमेश कुमार भारद्वाज है, ये सरकाघाट का रहने वाला है। इसने भी कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया था और पेमेंट की थी। सोलन का एक, आपको मालूम है राजस्थान में हमारा कि दोषी है, उसके पीछे लगे हुए हैं, देर सवेर वो भी हाथ में आ जाए। वो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, चित्तौड़गढ़ में काम करता है और सीकर का रहने वाला है। उसने अपनी वाइफ के नाम पे भी पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसकी वाइफ को हम अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। ये सोलन के कैंडिडेट्स हैं। ऊना जिला, ये जो राशिद मोहम्मद है, सबसे पहले ये ऊना का ये रहने वाला है। ये शिव बहादुर के साथ कांटेक्ट में आया था, संपर्क में। ये जेल में इकट्ठे रहे हैं और वहां से ही इनके आपस में संपर्क हो गए थे और वहीं से इनकी वाकफियत हो गई थी। इसी तरह राहुल, ये भी सरकारी इसमें पीडब्ल्यूडी में शायद नौकरी करता है, हरियाणा सरकार में ये सर्विस करता है, सेवारत है। फिर ये ऊना जिला के कैंडिडेट हैं। कुल्लू में एजेंट है, पूछिए। कुल्लू में ये लोकल एजेंट है। ये मनोज जो है, जो मैंने मंडी वाला बताया था, पीएमपी स्कैम वाला जो व्यक्ति था, उसके संपर्क में था। उसके थ्रू इसने कुल्लू के कैंडिडेट को पेपर जो है वो लीक में उसकी मदद की थी। ये बिलासपुर के हैं। बिलासपुर, कुल्लू और मंडी ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इनका कनेक्शन जो है वो आपस में लगा रहा, इनका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। ये हमीरपुर में है। हमीरपुर में आप देखेंगे सबसे ऊपर मोहम्मद गालिब है, ये भी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देता रहा है। और एक चिरंजीव चिंतन है, ये भी एक दो बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। इसके पास से भी काफ़ी एविडेंस हमें मिला है। ये लोग सिर्फ पुलिस का ही पेपर नहीं, ये हर तरह के पेपर लीक करते हैं और इनके पास हमें काफ़ी सारे साक्ष्य जो हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अभिषेक सिंह वाराणसी से, ललित कुमार उत्तराखंड का, सुभाष चंद्र वर्मा ये अम्बेडकर नगर यूपी का, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का है। और उसके बाद जो लोकल, जैसे रवि कुमार है, ये लोकल एजेंट्स थे। फिर ये हमीरपुर के अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट्स हैं। चंबा में भी 2 एजेंट पकड़े गए हैं, ये हरियाणा के हैं। और एक कैंडिडेट ये चंडीगढ़ गया था, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह सिरमौर में एक एजेंट है, एक पेरेंट हैं और 3 कैंडिडेट्स हैं। अब इनसे जो रिकवरीज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एजेंट से टोटल 10,89,760 रुपये, 10,89,060 रुपीज़, 760 रुपीज़, 6,000 रुपये नेपाल की करेंसी, 6 कारें, 185 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 1 DVR, 10 हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड, 3 जियोफाई के डोंगल, 8 ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के, मैट्रिक और +2 के, और 2 अकाउंट पासबुक, 2 चेकबुक। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो इनकी वित्तीय लेन देन था उसको संबंधित 18 पेज। काफी पेमेंट इन्होंने कैश में की थी, काफी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन के भी डिटेल्स इनके पास अब हैं सारी पेमेंट्स की। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। शिमला की भी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, लेकिन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमने कंक्लूड नहीं की है। मैं आपको ये बता दूं कि कंक्लूड नहीं की है। ये 3 पैन कार्ड है, 2 आधार कार्ड है, ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये सारी रिकवरी की हैं। और जितना भी मटेरियल जो हमने FSL, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजना था, ये जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें भेजना था, वो हम भेज चुके हैं। उसकी
अभी हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट हमारे पास कब आएगी। ये हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किससे क्या रिकवरी की है उसकी डिटेल है। इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। ये हमको जो चार्जशीट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या मिला है, क्या प्रूव करने के लिए। वैसे है कि इन्होंने बड़ी थरो इन्वेस्टिगेशन की है, मतलब कौन अक्यूज किस में इन्वॉल्व था और किससे क्या मिला और किसका क्या कनेक्शन है। ठीक, अब इसके बाद हम और क्या करने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आपको भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी एक्टिवली चली हुई है। हमने कुछ लोग जो कि प्रदेश के बाहर से हैं उनको गिरफ्तार करना बाकी है। हमारी टीम्स उनके ऊपर काम कर रही हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक पकड़ेंगे नहीं, छोड़े नहीं जाएंगे, हम चैन नहीं करेंगे। जो चार्जशीट अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ, जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ चार्जशीट एडवांस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्दी अगले 5-7-10 दिनों में हम जो माननीय न्यायालय है उसमें चार्जशीट पेश कर देंगे। इसके बाद जब भी कोई और साक्ष्य जो कि हमारी सीआरपीसी है उसके अंतर्गत हमारे पास और साक्ष्य आएगा तो उसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री चालान भी अदालत में पेश करेंगे। इसमें मैं बताना चाहता हूँ जैसे 154 सीआरपीसी में एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और लॉ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके 173 में फाइनल रिपोर्ट देते हैं और उसमें चार्जशीट तुरंत दायर करनी चाहिए। और इनके पास साक्ष्य इतना हो गया है कि जो अब एक्यूज 60 दिन में से जेल में है उनके खिलाफ चार्जशीट कर देंगे, नहीं तो टेक्निकल कारण उनको बेल मिल जाएगी। तो मेरे को लगता है इसी हफ्ते चार्जशीट ये डिफरेंट एक्यूज के खिलाफ ये पेश करते रहेंगे। बस जहाँ तक किसका संबंध है प्रेजेंटेशन का यहाँ पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नहीं, मैं एडीजी सीआईडी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट से एसपीज भी जुड़े हुए हैं। कोई आप ऐसी बात बताना चाहते हो जो एसआईटी चीफ से छूट गई हो तो काइंडली बताएं। कोई ऐसी बात छूट गई हो तो कोई बोलते नहीं। कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ सब ठीक है। अगर ऑल ओके है तो मैं हमारे मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूं अगर कोई क्वेश्चंस है उनके, कोई मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस। हालांकि इन्होंने बड़ा थरो काम किया है, पूरा ये बता भी दिया है और इसकी जो हम प्रेस नोट भी आपके साथ शेयर कर देंगे पूरे डिटेल्स। तो अगर आपके कोई प्रश्न हैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ, जैसे ये जो अपना इंटरस्टेट गैंग है, they were involved in many paper leaks in other states also. हिमाचल में पुलिस रिक्रूटमेंट के अलावा क्या और पेपर्स में भी इनका हाथ है? कोई लीक हुआ है, कोई ऐसा एविडेंस आया है सर? देखिए, जो सोमवीर मीना इन्होंने बताया था, वो जब हमने दो लोग को इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने थर्ड को बताया कि एक राजस्थान में पशुधन सहायक, एनिमल हस्बेंड्री ना असिस्टेंट जो होता है डिपार्टमेंट, और एक एफएमजी होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो यूक्रेन वगैरह रशिया से आते हैं ना, उनकी एमडी का। तो पहला वाला भी 4 तारीख को होना चाहिए था एग्जाम और दूसरा वाला भी 4 तारीख को था। तो हमने तुरंत राजस्थान सरकार को बताया क्योंकि इनके हिसाब से पहला वाला पेपर 8 लाख में बेचना था और दूसरा वाला पेपर 20 लाख पर इंडिविजुअल बेचना था। तो हमने तुरंत जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है राजस्थान गवर्नमेंट को बताया, राजस्थान के डीजीपी को बताया, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से इनसे खुद से बात की मैंने, और भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि ये है। तो जैसे जैसे इनके निकल रहे हैं हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताते भी जा रहे हैं, लेकिन ये समय रहते, क्योंकि ये इन्होंने इनकी जो रेवलेशन 3 तारीख को हुई थी और 4 को एग्जाम होना था, तो हमने इनकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताया था। और ये बताएंगे इन्होंने पूर्व में भी ये तो दर्जनों पेपर इन्होंने लीक किए हैं। बताएं। सवाल ये है कि हिमाचल में कोई और पेपर भी लीक हुआ है या कोई ऐसा एविडेंस आया है कि चलो पुलिस का कोई आ गया है? अदर पेपर्स आल्सो व्हिच हैव बीन कंडक्टेड इन हिमाचल, हैव दे बीन लीक्ड या कोई ऐसा एविडेंस आया है अभी? एक्चुअली हमारा फोकस जो है ना वो इसी केस को लेके है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये पेपर सारे लीक करते हैं। अब
पेपर पूरे भारत में इतने होते हैं हर रविवार को कि एक एक डिटेल इनको भी याद नहीं रहती है। डीजीपी साहब, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है? इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है, जैसे जो प्रिंटिंग प्रेस में है, आपने देखा काफी ज्यादा ये जो पकड़े गए ये बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो ये स्मॉल टाइम पेटी जॉब्स करते हैं उसमें। हमारे इसमें भी जो बाहर लीक करने वाला था वो पेपर कटर था। जैसे ना प्रिंटिंग प्रेस में रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, अगर लोड ज्यादा आ जाता है तो एडहॉक एम्प्लॉयज रखते हैं। तो ये जो हमारे केस में जो था वो जो एक बार प्रिंट करने कट करके जो स्टेपल करते हैं ना, वो था इंडिविजुअल। हाँ, सुधीर यादव, क्या बिहार उसका? का सुधीर यादव, जो प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारी। हाँ, जी हाँ। तो ये क्या है, इन्होंने बड़े डीप लोग अपने इसमें डाले हुए हैं, और ये इतने प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली एनसीआर के पास या कहीं भी है, वहां इनके लोग हैं। फिर आपने देखा कि इनका कितना नेटवर्क पहुंचा हुआ है, चाहे वो पंजाब का पेपर हो, लेकिन नेटवर्क ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के होते हैं। ठीक है, हरियाणा का गैंग बन गया, बहुत बड़ा हरियाणा का गैंग बन गया। फिर ये क्या करते हैं, इनके पास वक्त बड़ा कम होता है क्योंकि पेपर कुछ दिन पहले ही छपता है। वो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस ये कैंडिडेट्स के डिटेल मांगते हैं। इसीलिए हमारे कोचिंग क्लासेस वाले वो आपने देखा होगा अग्निपथ में भी जो वायलेंस करवाई थी, मोस्टली कोचिंग क्लासेस ने करवाई थी, क्योंकि ये पैसे लेके रखते हैं। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोचिंग क्लासेस इनके पास समय नहीं होता ज्यादा, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो ये क्या करते हैं, तुरंत कोचिंग क्लासेस को कांटेक्ट करते हैं और वो कैंडिडेट्स को बताते हैं, और 1-2 दिन के समय में ये ऑर्गेनाइज करके करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में भी इनके नेटवर्क्स हैं, इतने लोग पकड़े गए हैं। कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर एक स्टेप ऊपर एक स्मॉल टाइम एजेंट्स हैं, कोचिंग क्लासेस है, उसके ऊपर बड़े एजेंट्स हैं। बड़े एजेंट्स का जो यूपी बिहार और हरियाणा के एजेंट्स हैं, इनके साथ लिंक है। ये काम तुरंत होता है। और इन्होंने जो एविडेंस, जो फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक किया है या मोबाइल फॉरेंसिक्स किया है, उसमें भी बहुत कॉल है। उसमें उनके, आप बताइए कि हाँ, आपस में ये व्हाट्सएप पे कॉल करते रहे हैं, व्हाट्सएप की चैट इनकी हमने जो है पकड़ी हैं। तो ये जैसे अभी डीजी साहब ने बताया, इंटरलिंक्ड है ये गैंग्स। एक बहुत बड़ी गैंग बिहार की है, एक बहुत बड़ी गैंग यूपी की है, एक गैंग हरियाणा की है। ये गैंग्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जिसके हाथ में भी पेपर लग जाता है वो दूसरे को फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट आवर के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। और जैसे हम लोग अपना डेटा बनाते हैं, आप अपना डेटा बनाते हैं, इन्होंने भी डेटा बना के रखा हुआ है। इनके पास डेटाबेस है कि किस स्टेट में कौन एजेंट जो है वो हमारा काम करवाए। सर, क्योंकि आप चार्जशीट की स्टेज पे आ चुके हैं, क्या ये एस्टेब्लिश हो गया है कि पेपर लीक सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था या उससे पहले की कोई लिंक है? देखिए, हमने अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं की है। सर, क्या ये भी अब तक की जांच के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि अब तक की जांच में पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं पाई गई? अब तक की जांच में नहीं है, लेकिन इसको मैं रूल आउट नहीं करता। मैंने इसीलिए बोला कि कंक्लूड नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कोई साक्ष्य आया तो किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हाँ, हमारी, मैं आपको ये बता दूं, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो हमारा एक मोटो है, लोगो है हमारी हिमाचल पुलिस का, निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ। हम सब टीम मेंबर्स ने यही बोला था कि हम बिना किसी दबाव के बिल्कुल सही काम करेंगे, चाहे कोई कितने से कितना बड़ा भी हो, उसको स्पेयर नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट। क्या जब पेपर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दिया तो हमने क्या प्रिंटिंग प्रेस का एंटीसीडेंट्स या उसका बैक हमने वेरीफाई नहीं करा कि वो कैसा है? या ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसे अभी हमारे तक ही थोड़ा छोड़ें, बहुत लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ऑफिसर है, उन्होंने नहीं करा है। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम कर रहे हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई। अच्छा, इसमें फ्यूचर में ना हो कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस भी होती हैं, वहां नहीं छापा जा सकता? मतलब ऐसे जैसे 3 जुलाई के लिए हमने क्या स्टेप और लिए? देखो, नहीं अभी देखिए, ऐसा एक एक करके लेते हैं। देखो, जो ये इशू है, दिस आई हैव फ्लैग्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन रहा है। और राजस्थान में तो मैंने बताया, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 मेंबर कमेटी, जिसमें हाई कोर्ट जज है, प्रीवियस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको लगाया। दे आर सून टू सबमिट देयर रिपोर्ट। 180 पेज की रिपोर्ट है जिसमें 100 रिकमेंडेशन है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये ज्यादा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में कम है। अब यू हैव टू डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस दैट आर अवेलेबल। और हमने ये देखा है, प्रिंटिंग प्रेसेस में नॉर्थ इंडिया और स्पेशली ईस्ट में
काफी डीप इन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं। तो ये हम सरकार से और भारत सरकार से भी बोल रहे हैं कि इस क्राइम को जो ऑर्गेनाइज्ड वे है इसको थोड़ा सीरियसली लें और इसमें कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसी बने, कंसिडरेशन बने। हाई सिक्योरिटी प्रेस जैसे नोट्स बनते हैं जहाँ, दीज आर हाई सिक्योरिटी प्रेसेस, ऐसे ही पेपर प्रिंटिंग के लिए भी कोई हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रेस होनी चाहिए विच इज फेल प्रूफ, फुल प्रूफ, इडियट प्रूफ, जिसको जो भी बोले। ये हम भारत सरकार के साथ हमने लिया क्योंकि ये हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, देखिए इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी ने आज तक नहीं की, इवन सीबीआई ने भी आज तक नहीं की, और इतने ज्यादा एक्यूज आज तक किसी ने नहीं पकड़े। और हम राज्य सरकारों का धन्यवाद करते हैं। यूपी ने द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस पर्सनली गॉट इन्वॉल्व, यूपी डीजीपी गॉट इन्वॉल्व, एसटीएफ हमारे साथ लगी रही और ये इन्होंने जो बिल में छुपे हुए थे उनको निकाला। ऐसे ही बिहार में, तो ये हमको सामने आया है कि ये खाली हमारा एग्जाम नहीं है, पूर्व में इन्होंने बहुत एग्जाम किए थे। तो ये क्या है, जैसे मधुसूदन ने बताया, इनके पास एक शेड्यूल रहता है कि कौन सा पब्लिक एग्जामिनेशन कब होगा और ये लग जाते हैं उस पर, बिकॉज ये उसी नेटवर्क में है कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, उसका कौन एम्प्लॉय है, ये लग जाते हैं। और मोस्टली एग्जाम्स के, काफी एग्जाम्स के ये पेपर लीक कर पाते हैं। ये हिस्टोरिकली आया, आपने देखा। अदरवाइज बिहार का हिमाचल से क्या कनेक्शन है, ईस्टर्न यूपी का हिमाचल से क्या कनेक्शन है। राजस्थान में जो एक इनकम टैक्स में था वो पहले बीएसएनएल में काम करता था यहाँ, और वो चित्तौड़गढ़ में वो एविडेंस है कि जो सोलन का गैंग है उसको वो कर रहा था, वो अभी ही इज एब्सकॉन्डिंग। वी हैव रिटन टू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन जयपुर टू मेक हिम अवेलेबल हियर। तो ये जब हमने इसको अनर्थ किया, मतलब जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, ये जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा है। आपने देखो 171 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, और किसी केस में मेरे को लगता है हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां आज तक नहीं हुई। और ये जैसे मधुसूदन ने बताया वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी और भी होंगे। कुछ किंग पिन्स हमसे बच गए हैं, और जैसे ये बोला है कि ये तय तक पहुंचेंगे और सच्चाई से काम करेंगे। सर कोई अपडेट सीबीआई वाले पे प्रेजेंट स्टेटस लेमैन जो लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट थे, जितने पेरेंट्स हैं या बाकी पब्लिक ये जानना चाहती है, सिंस दिस गवर्नमेंट ने कहा है कि केस सीबीआई इसको देखे, सीबीआई ने केस लिया नहीं है, एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी का अभी प्रेजेंट स्टेटस कहाँ है, एसआईटी अब इस मामले में कहाँ तक पहुंची? तो वही तो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन तो वही किया ना इन्होंने। आप थोड़ा बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुंचा। नहीं, टोटल इन्होंने बताया कि 171 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 46 एजेंट्स हैं, 116 कैंडिडेट्स हैं, 9 पेरेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि 60 डेज लोगों के कस्टडी में होने वाले हैं, हम उनके खिलाफ चार्जशीट करेंगे। जैसे मानव भारती में हमने चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री और चार्जशीट किया था, और जो विदेश में थे उनके अगेंस्ट इंटरपोल नोटिस हमने किया, उनको वापस लाने की प्रक्रिया की। देखो अल्टीमेटली हमको करना तो ये रूल ऑफ लॉ से ही पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ में क्योंकि ये ऑलमोस्ट ट्रंक्स की एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रंक्स टुगेदर, और ये सारे कोर्ट में कई बार पेश हुए हैं। और हमारी इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने भी स्टैंप किया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने भी किया, क्योंकि बार बार ये फाइलें कोर्ट में जाती है जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं या जुडिशियल कस्टडी के लिए जाते हैं। और जैसा मधुसूदन साहब ने बताया कि हम तुरंत लगे हुए हैं, जहां जहां इनफ एविडेंस है वहां चार्जशीट हम करते रहें, ताकि उनको टेक्निकल रीजंस पे बेल ना मिल पाए। सर सीबीआई से कोई फीडबैक अभी तक है? कोई वो हमको नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आएगा। हम तो हमको तो नहीं पता वो। आपने बोला 171 अरेस्ट कर लिए, इसमें कितने वांटेड और हैं, और सेकेंडली आपने बोला कि सेंटर को लिखा है कि इसमें वो गवर्नमेंट की प्रेस बनाई जाए, ये आपके थ्रू लिखा गया या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, किसको लिखा गया? नहीं, ये ऐसा है कि ये हमने जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज है ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको आगाह किया है कि ऐसा हुआ, और ये इतना बड़ा केस है, हम छोटा स्टेट है, हमारी कैपेसिटी छोटी है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा और अन्य स्टेटों में भी हो रहा है। अभी जेएनके गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, उनका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का वो लीक हुआ है, बड़े हाई लेवल की उन्होंने कमेटी बनाई है। तो ये जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने तो कमेटी बना दी, इसकी रिकमेंडेशंस हैं,
और रिकमेंडेशन जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की है उसको भी हम स्टडी करेंगे, अपने उसको लाएंगे। ये तो हो गया कि आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या नीति बनेगी। लेकिन हमने सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको भी आगाह किया है कि दिस इज अ बिग क्राइम एंड दिस इज अ एमर्जिंग क्राइम, और इस पे प्रॉपर फोकस होना चाहिए। और सीबीआई को इसका मतलब एक सेंट्रल डाटाबेस बनना चाहिए कि कौन कौन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है। जैसे आपने देखा इसमें तो बहुत क्रिमिनल्स बहुत बार इन्वॉल्व थे। हाँ, सो बेसिकली अब तक ये क्राइम है रेडार के नीचे था, मतलब हमारे रेडार में ही नहीं था। ये सोचते थे कि छोटा मोटा कुछ है, लेकिन अब ये निकल के आया कि ये तो बड़े प्रोफेशनल गैंग्स इसको करते हैं और उनका काम ही खाली ये है। सर जो एक्यूज्ड है अभी, जो एक्यूज्ड है सर अभी, क्या उन्हें वो एग्जाम में बैठ पाएंगे? कोई डिसीजन हुआ इस पे? नहीं, वो तो सेक्शन 10 है, रूल 10 है हमारा उसका जो रिक्रूटमेंट का, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो हमने तो कर दिया और सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। उसमें सेक्शन 10 है हमारा, रूल 10 है, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस। तो ये तो फाउल मींस भी यूज किए, इन्होंने अरेस्ट भी हुए हैं। ये तो हमने वो भी, और हमने सरकार को भी इंटीमेट कर दिया इसके लिए। सर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपने कहा है कि ये पहले दिन या एक दिन या 2 दिन पहले पेपर लीक करते थे, या जो एस्पिरेंट है उनको एग्जाम में जाने से पहले पेपर हटाते थे। सर कितना प्रैक्टिकल लगता है कि 100 सवाल के आंसर एक दिन पहले बताना और दूसरे दिन वो लिख के उसको मेरिट में पहुंच जाते हैं 80, 70, 72 नंबर। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? तो प्रैग्मेटिक है ये सब? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमने कैंडिडेट्स को इंटरोगेट किया है, उसमें प्रैक्टिकल है। अभी आप केंद्र सरकार की बात भी कर रहे थे। अभी माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमीरपुर आए हुए थे, मैं भी उस समय गया था, तो वो भी इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। केंद्र सरकार भी इसके बारे में बिल्कुल सीरियस है, गंभीर है। उनके भी वहाँ से भी बहुत सारे टेस्ट एग्जाम जो हैं वो लीक होते हैं। अभी सीबीआई भी एक पता चला है कि जो ये जेईई एग्जाम होता है, आईआईटी का तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है आईआईटीज वगैरह का, वो भी लीक हुआ था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार भी इसके बारे में गंभीर है और वो भी एक नीति बनाने की लगे हुए हैं, उसमें नीति बनाने की कवायद में है। तो वो हमसे भी पूछ रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर जब हमीरपुर में आए थे, और उन्होंने बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो हिमाचल के अधिकारियों को वहाँ बुलाएंगे भी। मेरे एक सर, क्या ये भी सही है कि कोई ऐसा एक्यूज्ड भी है जिसके हाथ में पेपर आया और वो एग्जाम पास नहीं कर पाया? जी है, बिल्कुल है। ऐसे भी है। कितने हैं सर ऐसे? 1-2 का तो है, अभी इतने कैंडिडेट्स हैं तो, लेकिन ऐसा हुआ है कि एग्जाम उसका पेपर उसके हाथ में आया और वो पास ही नहीं हो पाया। जो आइडेंटिफाइड एक्यूज्ड है उसमें एस्पोर्टिंग कितने हैं? 171 तो अरेस्ट हो गए ना, इसमें कुछ पकड़ने वाले भी रहते हैं? जी जी, बाहर की स्टेट्स के हैं। हमने कुछ के खिलाफ जो है वो नॉन अवेलेबल वारंट भी लिए हैं। कितने हैं टोटल? अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, ये बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 50 पता चलता है कि इसके साथ अभी तो इस स्टेज में 50 नहीं, अभी तो वो 9-10 के करीब है, लेकिन ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये निश्चित है। सर जो किडनैपर्स हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, डिटेल पे छूटते हैं, फिर दोबारा पेपर लीक करते हैं। जो हम सेक्शंस लगाते हैं सर, दे आर अवेलेबल 420, 120, 201। डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ सम स्ट्रिक्ट एक्शन एंड प्रोविजंस टू टैप देम? ये मैंने केंद्र सरकार को, डायरेक्टर सीबीआई को लिखा है कि ये जो 420 का सेक्शन है ना, जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना सीरियस क्राइम हो जाएगा, लेकिन आज ये उभर के आया है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सीरियस क्राइम है। खाली ये नहीं है, ये दिस इज अबाउट पब्लिक सर्विस। जब गलत लोग पब्लिक सर्विस में आएंगे तो गलती काम करेंगे आगे। इट इज नॉट अबाउट जस्ट पासिंग अपॉर्चुनिटी। जो हमने देखा, जो राजस्थान का जो इनकम टैक्स ऑफिसर था जो भी भागा हुआ है, वो तो वहां भी चित्तौड़गढ़ में भी यही काम कर रहा था। वो 8-8 लाख लेके लोगों से बोल रहा था मैं ये एग्जाम करा दूंगा, वो एग्जाम करा दूंगा। हाँ, टेलर, जो संदीप टेलर है। तो इसमें भय ये है कि जो इस प्रोसेस से आते हैं वो पूरी गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस को फ्यूचर में प्रेजुडिस कर देंगे। आपने देखा, इन्होंने एक बताया कि भिवानी में पीडब्ल्यूडी का काम करता है, एक रेलवेज में सेक्शन उसका काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में, आपको इन चक्रों में क्यों पढ़ने की जरूरत है? लेकिन वो खुद ही इसी चक्कर से आए हैं। तो ये बड़ा सीरियस है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट लीक्स, इट इज अबाउट कि फ्यूचर पब्लिक सर्विस है, स्पेशली लोअर मिडिल लेवल पे कैसी हो। तो हमने सरकार को लिखा है कि इसमें लॉ चेंज करने की भी जरूरत है। ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होना चाहिए। और उन्होंने बोला था
राजस्थान के डॉक्टर कुमावत ने पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने बोला राजस्थान ने चेंज भी कर दिया। राजस्थान ने कुछ 10 साल की सजा कर दी है और प्रॉपर्टी फॉरफीचर भी कर दी है। उन्होंने काफी चीजें राजस्थान ने कर दी, हम उसको अब स्टडी करेंगे। राजस्थान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि पिछले इतने सालों में कोई रिक्रूटमेंट कर ही नहीं पाए। जैसे हमने बताया कि उनका जो पेपर था वो तो टीसीएस ने बनाया था, जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके बावजूद वो लीक हुआ। अब 3 तारीख को उनका भी एग्जाम है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके कुछ चेंज किया है और इस एक्सपीरियंस के बाद हम अपनी सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि लॉ 420 जो है बड़ा, उसमें सजा भी ज्यादा नहीं है। 420, 468, 467 यही होते हैं, इसमें सजा ज्यादा नहीं है। अब जैसे मानव भारती में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, टोटल सजा ही 3 साल है उस केस में, तो कुछ देर के बाद कोर्ट्स भी बेल कर देते हैं। तो ये इश्यू है कि ये जो फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, एजुकेशन सेक्टर में जितने फ्रॉड्स हैं, इसमें जो ओमनिबस 420 वाला सेक्शन लगाते हैं वो बहुत ज्यादा डेटरेंट नहीं है। और हम अब राजस्थान की ये जो नया एक्ट है उसकी कॉपी मंगा के सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि उसी लाइंस पे कोई सख्त सा कानून, चाहे लोकल कानून है, वो बने, ताकि मतलब लोग एनकरेज ना हो चोरी चकारी करने So से। the investigation is very thorough and very detailed. So I just want to know, जितने ये तो चलो accused हैं, यहाँ कितने पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक्टिवली पेपर खरीदा और एक्टिवली दे वर इन लिंक विद दीज गैंग्स? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई फील। अभी तो नो है ना, नो बताए ना। अभी तक हमने 9 गिरफ्तार किए हैं, अभी चला हुआ है ये काम, क्योंकि हमारा फोकस पहले बात, हमारा जो फोकस है, आप तो ये बात मानेंगे कि इसकी डायनेमिक्स मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। तो अभी हमारा फोकस मेन एजेंट्स जो बाहर के उनके ऊपर है, जो पेरेंट्स है वो भी उनके पीछे भी लगे हुए हैं, वो भी आएंगे। 9 अभी तक हमने चिन्हित कर लिए हैं, बाकी और भी होंगे। देखिए, मैं एक बात थोड़ा सा समझिए, जब एक केस हुआ था, क्योंकि ये हर वीक में होता है, तो ये जो एक्यूज्ड आपने देखा इतने बड़े किंग पिन्स है, ये इमीडिएटली एविडेंस भी डिस्ट्रॉय करते हैं, रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ये मधुसूदन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसकी। इन्होंने ना इन्वेस्टिगेशन ठीक से प्लान किया ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो, और क्योंकि इनके फोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप सब पकड़े गए, इसीलिए ये कड़ी आगे चलती गई। अगर हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते तो मेरे को लगता है कोई हमको हाथ पे नहीं लगता। तो इनिशियली किसी मतलब सम लॉयर हैड आल्सो फाइल्ड अ PIL इन द हाई कोर्ट, उसकी 2 हियरिंग हुई। उन्होंने काफी अलेज किया कि ये देरी हो गई और SIT ठीक नहीं है, हम इन्वॉल्व हैं, वो सब डिसमिस हो गया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस डिसमिस्ड ऑल ऑफ दैट। वो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन लेड टू रेस्ट नाउ। अब ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहां तक पहुंच गए और मेरे को आशा है कि ये बिल्कुल तह तक पहुंच जाएंगे इसमें। एक टेक्निकल सवाल है जी, आपने इसमें सारा बताया कि व्हाट्सएप जो चैट है और कॉलिंग है वो भी आपने वो कर लिया, मतलब आमतौर पे ऐसी धारणा है कि वो पकड़ में नहीं आती शायद, क्या वो फिर कैसे करा? इसमें थोड़ा सा जब मोबाइल पकड़े गए तो अब तक वो डिलीट नहीं कर पाए थे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। अच्छा, जैसे DG साहब ने बताया कि हमने इमीडिएटली एक्शन में आ गए और हमने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कर दी कि ये वाला एक्यूज्ड, ये वाला एक्यूज्ड, ये वाला एक्यूज्ड, ये दोषी हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुलिस की रेडिंग टीम वहां पहुंच गई और उसका हमने मोबाइल सीज कर लिया। वो मिल गया, डिलीट कर दे तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। फिर रिकवरी के लिए मुश्किलें होती हैं, रिकवर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग टूल्स, अलग अलग कई प्रयोगशालाओं में जाना पड़ता है कई बार। देखिए, ये हिमाचल में हुआ था। आप देखिए, एक पिंकू जायसवाल करके था, लखनऊ में रहता था और उसको ईस्टर्न यूपी से STF ने पकड़ा। सेम है, शिवदेव सिंह जो है वो भी कहीं वाराणसी के पास छुपा हुआ था। तो निष्कर्ष ये जो आया है कि इट इज अ वेरी वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इट इज अ वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वेयर क्रिमिनल्स नो ईच अदर। इनकी तो कोई बाउंड्रीज होती नहीं, लेकिन हमारी स्टेट की बाउंड्रीज होती है। मैं पंजाब में कुछ नहीं कर सकता, पंजाब हम में नहीं कुछ करता। ये रियलाइजेशन हुई और इसको रियलाइजेशन के बाद हम एड्रेस करेंगे, चाहे सरकार को नीति में चेंज करने के लिए, लॉ में चेंज करने के लिए, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करने के लिए, लेकिन ये निकल के यही आया है। सही, आप कुछ बोलना चाहिए प्लीज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।